नमस्कार दोस्तों। बीए फर्स्ट ईयर की आज हमारी पहली क्लास है। इसमें हम कोर्स इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम ना हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम पहली यूनिट को थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि उसका सिलेबस और क्या-क्या है, और बाकी यूनिट्स पर हम बात अपनी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है? तो हम देख सकते हैं, जैसे देखिए, आपको हेडिंग उतनी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि वो मैं कलर दूसरा रखा था, पता नहीं इसमें दूसरा कलर दिख रहा है। तो इकाई एक जो है हमारी, वो है राजनीति विज्ञान प्रारंभिक। इसमें ना हम लोग राजनीति विज्ञान को जब पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसकी कुछ बेसिक बातें हमें जाननी होती हैं। जैसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है ना, जैसे आप कहीं आपसे कोई पूछेगा कि बताओ क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं राजनीति विज्ञान पढ़ता हूँ। क्या क्या पढ़ते हो, आपसे अगर कोई पूछा तो राजनीति विज्ञान पढ़ता हूँ। तो एक जनरल क्वेश्चन आदमी के दिमाग में आएगा कि राजनीति विज्ञान होता क्या है भाई। तो आपसे यही पूछेगा आदमी कि क्या होता है। तो इसमें यही हम पढ़ते हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। फिर आपसे पूछेगा कि राजनीति विज्ञान में क्या क्या चीज आप पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो। तो विषय क्षेत्र, मतलब तो उसमें आप पढ़ोगे कि आप बताओगे कि राजनीति सिद्धांत पढ़ते हैं। वो बोलेगा कि राजनीति सिद्धांत क्या होता है, अब ये बताओ। तो राजनीति सिद्धांत की अवधारणाएं, विशेषताएं क्या है उसकी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, और शक्ति, सत्ता, वैधता क्या है, और उसका अर्थ, विशेषता और प्रकार, वैधता का भी यही सब। देखिए, जो शक्ति है ना, राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत महत्व है। राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन, कई विचारक मानते हैं कि शक्ति का बहुत अध्ययन करते हैं, वो शक्ति का बहुत ज्यादा महत्व होता है राजनीति विज्ञान में। तो शक्ति क्या होती है, सत्ता क्या होती है, मतलब सत्ता मतलब अथॉरिटी क्या होती है, लेजिटिमेसी क्या होती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इन सब के बीच संबंध क्या होता है। इसके राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने के लिए कुछ पद्धतियों का यूज किया जाता है। जैसे एक पद्धति होती परंपरागत पद्धति, एक होती आधुनिक पद्धति। तो ये क्या होती है, व्यवहारवाद क्या होता है, और उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है। ये सब चीजें हम अपनी पहली यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपनी दूसरी यूनिट में आते हैं। इकाई दो है राज्य। देखो, कई विचारक बोलते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि राज्य का अध्ययन है। तो हम इसमें यही पढ़ते हैं कि राज्य होता क्या है। अब राज्य का मतलब ये नहीं है कि राज्य का मतलब छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश। ये नहीं है राज्य का मतलब। यहाँ पे राज्य का मतलब यहाँ पे है देश। तो आप देश बोलते होगे ना, नेशन। या फिर आप जैसे भारत हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, इनसे संबंध है राज्य का, जो एक देश से है ना। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि राज्य की क्या अवधारणा है। जैसे राज्य का कभी ना कभी तो राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले हम लोग थोड़ी ना ऐसे रहते होंगे जैसे अभी रहते हैं। एक सरकार है हमारे देश में, उसका कोई प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है। हमेशा से तो ऐसा रहा नहीं होगा। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब ओरिजिन कैसे हुआ। तो राज्य की उत्पत्ति के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जैसे देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, समझौतावादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। तो इन सभी सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे, इनके गुण दोष पढ़ेंगे कि इनकी अच्छी बातें क्या है इन सिद्धांतों में, और कमियां क्या है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक ऐसा है ना, हमारे सब्जेक्ट में ये माना जाता है और पूरी ह्यूमैनिटीज में माना जाता है कि एवरी नॉलेज इज प्रोस्पेक्टिव। आपका आपका ज्ञान आपका नजरिया है, मेरा ज्ञान मेरा नजरिया है। तो सभी विचारक अपना अपना नजरिया दिए, अपना अपना प्रोस्पेक्टिव दिए विषय को लेकर। जैसे कुछ विचारक बता रहे हैं कि राजनीति विज्ञान ये है, कोई बता रहा है कि राजनीति विज्ञान ये नहीं, शक्ति का अध्ययन है। कोई बोल रहा है शक्ति युक्ति का अध्ययन नहीं है, बल्कि राज्य का अध्ययन है। कोई बोला कि यार राज्य का भी अध्ययन नहीं है, बल्कि ये तो कुछ और है। तो हर विचारक अपना 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 व्यू देता है इसमें। तो हम राज्य की उत्पत्ति को लेकर भी अलग अलग व्यू देखेंगे, जैसे दैवीय उत्पत्ति, शक्ति सिद्धांत, समझौतावादी सिद्धांत हो गया, विकासवादी सिद्धांत हो गया, है ना। और देखेंगे हम कि राज्य का विकास कैसे हुआ। मतलब राज्य की उत्पत्ति हुई होगी तो फिर उसका विकास भी हुआ होगा। जैसे आपका जन्म होता है तो आप बड़े भी होते हैं धीरे धीरे, तो वैसे ही उत्पत्ति के बाद विकास। राज्य के आवश्यक तत्व क्या है, तो जैसे हम इसमें देखेंगे कि राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं। ठीक है। और राज्य के कार्य के सिद्धांत क्या है, जैसे एक मार्क्सवादी सिद्धांत होता है, एक उदारवादी सिद्धांत होता है, एक न उदारवादी सिद्धांत होता है, समझौतावादी। तो कई सारे बहुलवादी सिद्धांत होता है। तो हम इसमें ये सब सिद्धांतों को देखेंगे।
तो अपनी आने वाली क्लासेस में हम विधिवत रूप से टॉपिक वाइज हर चीज पढ़ेंगे इसमें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो। विधि की अवधारणा, विधि के प्रकार क्या है, स्रोत क्या है विधि की, लोक कल्याणकारी राज्य और राष्ट्रवाद, ये सब चीजें हम अपनी दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे। अपनी तीसरी यूनिट में हम अलग अलग अवधारणाएं देखेंगे, जिनको अवधारणाओं को बोलते हैं आइडियोलॉजीज। तो अवधारणाएं देखेंगे अलग अलग। जैसे हम देखेंगे कि संप्रभुता की क्या अवधारणा है, सॉर्निटी की क्या अवधारणा है। तो संप्रभुता की अवधारणा क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और संप्रभुता के कुछ सिद्धांत होते हैं जैसे एकलवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो आपको तो ये लगता होगा यार कि पहले तो ये बताओ कि संप्रभुता क्या होती है ना। तो जो पॉलिटिकल साइंस पहली बार पढ़ रहा हो बोलेगा कि यार प्रकार और विशेषता और एकलवादी बहुलवादी, इससे पहले आप ये बताओ कि होती क्या है ये संप्रभुता। तो वो मैं आपको बताऊंगा अपनी आने वाली क्लासेस में, जब मैं संप्रभुता पढ़ाऊंगा। तो आज मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। और उसके बाद मैं इकाई एक को थोड़ा और अच्छे से आपके सामने खोलूंगा अपने थोड़ा इसको बताने के बाद। अधिकार क्या होते हैं, अधिकार के अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, वैसे ही कर्तव्य क्या होते हैं। इसीलिए जैसे कहा जाता है ना कि आपके पास केवल अधिकार नहीं है बल्कि आपको कर्तव्य भी कुछ करने होते हैं। जैसे हमारे संविधान में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है ना। तो अधिकार का जितना महत्व है उतना ही आपके कर्तव्य का भी महत्व है ना। तो हमको ये पढ़ना है, जैसे आपका अधिकार है गाड़ी चलाने का, आपके ड्राइविंग का आपको अधिकार है, लेकिन आपका कर्तव्य ये होता है कि आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए, या फिर आप चौराहे पे जब सिग्नल रेड हो तो आप रुक जाइए। तो गाड़ी चलाने के अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य भी है कुछ। तो वो सब अधिकार क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, वैसे ही स्वतंत्रता क्या होती है, उसके प्रकार क्या क्या हैं। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी और एक होती है निगेटिव लिबर्टी, मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये क्या होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ समानता क्या है, समानता के अर्थ, प्रकार, स्वतंत्रता और समानता में संबंध। न्याय क्या होता है, न्याय की अवधारणा, प्रकार। वैसे ही लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी, उसकी भी परिभाषाएं, गुण दोष। प्रजातंत्र के सिद्धांत क्या है, और प्रजातंत्र सफल हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सफलता के लिए आवश्यक दशाएं क्या है। क्योंकि हमें इतिहास में ये देखने को मिला कि कई देशों में प्रजातंत्र सफल नहीं हो पाया। हमारा देश एक अप्रतिम उदाहरण है जहाँ लगभग 75 से ज्यादा साल हो गए हैं और प्रजातंत्र बना हुआ है और सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन हमें अपने पड़ोस में ही कई देश मिले, जैसे पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश हम देख रहे हैं। वहां पे प्रजातांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका गया, अलग अलग कभी सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया, कभी विद्रोह हुआ। तो प्रजातंत्र स्थिर रहे इसके लिए क्या करना होगा, हम इसमें भी ये भी देखेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग यूनिट हो जाती है, यूनिट 3। चौथी यूनिट है कार्य रूप में राज्य। तो इसमें हम देखते हैं कि शासन के क्या प्रकार होते हैं, एकात्मक और संघात्मक शासन क्या है, वैसे ही संसदीय और अध्यक्षीय शासन क्या है। भाई संसदीय शासन हमारे देश में है ना, वैसे ही अध्यक्षीय शासन अमेरिका में है। तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, ये सब हम देखेंगे। सर्वसत्तावाद मतलब डिक्टेटरशिप क्या होती है। से हिटलर एक बहुत बड़ा सर्वसत्तावादी राजा था, जैसे डिक्टेटर था हिटलर ना। तो क्या होती है सर्वसत्तावाद, ठीक है। इसको बोलते हैं टोटलिटेरियन स्टेट, सर्वसत्तावादी राज्य। तो क्या होता है टोटलिटेरियन स्टेट, इन इस यूनिट में हम वो पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम कि शासन के कौन कौन से अंग हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो शासन के अलग अलग अंग देखेंगे हम। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देखेंगे हम इसमें। संविधान को देखेंगे कि संविधान की अवधारणा क्या है, प्रकार क्या है। संविधानवाद देखेंगे कि संविधानवाद क्या होता है। राजनीतिक दल देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी। देखिए पॉलिटिक्स को इम्प्लीमेंट करने का काम पॉलिटिकल पार्टी करती है। राजनीतिक दल के बिना राजनीति राजनीति केवल भीड़ हो जाएगी। हर आदमी के अलग अलग विचार रहेंगे, और एक ना जैसे भीड़ भड़ाके में लोग बोलते हैं ना, जैसे आप रेलवे स्टेशन जाओगे तो हल्ला होते रहता है। तो पॉलिटिक्स ना ऐसी हो जाएगी रेलवे स्टेशन जैसी, या फिर क्या बोलते हैं आपकी, सब्जी मंडी जैसी।
लेकिन राजनीति को ऑर्गेनाइज करने का काम पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे कि अर्थ क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, उसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं। वैसे ही दबाव समूह, इनको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप, पीजी। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है भाई, ये सब देखेंगे, अर्थ, प्रकार, तकनीकें, जनमत क्या होता है, ये सब चीजें हम, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, ये सब हम यूनिट 4 में देखेंगे। तो अपने आने वाले समय में हम इन सभी चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, एक एक कर कर समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि अपनी पहली यूनिट राजनीति विज्ञान प्रारंभिक, इसको देखते हैं कि इसको थोड़ा सा हम ना, मैं ये किया हूँ कि यूनिट के जो टॉपिक है उन्हें हल्का हल्का आपके सामने खोलना हुआ हूँ मैं, थोड़ा सा ना डिसेंट्रलाइज किया हूँ, फिर से उसे आपको खोल के आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि क्या है। ठीक। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं पहले तो। यूनिट 1 में राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं क्या होती हैं। वैसे ही विचारधाराएं अलग अलग पढ़ते हैं इसमें। जैसे एक विचारधारा है जिसको बोलते हैं उदारवाद, आपके सामने एक विचारधारा आएगी जिसका नाम है उदारवाद। एक अन्य विचारधारा आपके सामने आएगी जिसको बोलते हैं मार्क्सवाद। इसके बाद हम समाजवाद देखेंगे। ऐसे हम ना काफी सारी विचारधाराएं इसमें देखेंगे इस यूनिट में। साथ साथ अवधारणाएं देखेंगे हम, जैसे राज्य क्या होता है, शक्ति, सत्ता, वैधता, ये सब क्या होती है। राजनीतिक दर्शन देखेंगे, राजनीतिक दर्शन की शुरुआत प्लेटो से होती है, प्लेटो अरस्तु से होती है, तो उसे भी देखेंगे हम इसमें। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं इसमें हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ते क्यों हैं, उसकी क्या विशेषता है, इसी में देखेंगे हम यूनिट 1 में। अगली बात हम देखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि शक्ति, पावर, शक्ति, सत्ता, इसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और शक्ति जो है ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पॉलिटिकल साइंस में। हमारे राजनीति विज्ञान में शक्ति को समझना है ना, तो सबसे सिंपल एक परिभाषा दी गई थी। उसका मतलब, उस परिभाषा में ये था कि यदि व्यक्ति ए व्यक्ति बी से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम कराता है, तो ए बी के विरुद्ध, बी पर शक्ति का प्रयोग कर रहा है। मतलब कि ये बी है, एक व्यक्ति बी है, ये कुछ काम नहीं करना चाहता, इसका मन नहीं है करने का, लेकिन ये जो ए है ना, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि बेटा तू कर, नहीं करेगा तो तुझे सजा दूंगा, या तुझे पीटूंगा, या जो भी, या फिर वो बोला होगा कि कर देगा तो तुझे पैसे दूंगा। तो इसकी इच्छा के विरुद्ध अगर ए बी की इच्छा के विरुद्ध इससे कोई काम कराता है जो ये नहीं करना चाहता था, तो क्या है, ए बी के ऊपर शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो शक्ति क्या होती है, सत्ता क्या होती है, वैधता क्या होती है, इन तीनों में क्या संबंध है, इन चीजों को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो शक्ति और सत्ता के प्रकार क्या हैं, जैसे एक शक्ति होती है आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति मतलब जिसके पास पैसे होंगे उसके पास आर्थिक शक्ति होगी। एक होती है सामाजिक संस्कृत शक्ति, जिसके पास समाज में पकड़ होगी उसके पास सामाजिक शक्ति है। एक राजनीतिक शक्ति होती है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पावर। तो ये सब क्या होते हैं, हम उन्हें इस यूनिट में पढ़ेंगे। वैधता की अवधारणा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वैधता का मतलब होता है ना कि लोग आपको, मतलब कि लोग आपकी सत्ता को, सरकार को जब लोग ना पसंद करते हैं, और जब कोई देश में कोई सरकार है और लोग उसे अपनी इच्छा से उसका समर्थन करते हैं, इच्छा से उसे पसंद करते हैं, तो वो वैधता कहलाती है। वैधता ऐसे होती है कि ना, वैधता लोग उसको बोलते हैं कि हाँ हम आपको शासन करने का अधिकार दे रहे हैं, आप हम पे शासन कीजिए, लोग उसका समर्थन करते हैं। तो राजनीतिक सरकार की वैधता कहलाती है। तो वैधता की क्या अवधारणाएं हैं, वैधता के क्या अर्थ है, हम इस यूनिट में देखेंगे। देखिए, जैसे मैं बताया था कि शक्ति, सत्ता और वैधता में संबंध भी मैं इसमें बताऊंगा और हम इसे देखेंगे। इसके बाद मैं आपसे बात किया था कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन करते हैं जब हम, तो राजनीतिक विज्ञान का जब हम अध्ययन शुरू करते हैं तो कुछ पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान का जब शुरुआत हुई, जब अरस्तु और प्लेटो, सुकरात ने राजनीतिक विज्ञान को शुरू किया, तो उन्होंने एक परंपरागत पद्धति का प्रयोग किया, उसमें वो दार्शनिक तरीके से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते थे। लेकिन समय के साथ राजनीति विज्ञान बदला, और बदला ऐसा कि हॉब्स और मैकियावेली और उसके बाद अलग अलग विचारक आए जिन्होंने इसे विज्ञान बनाने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने विज्ञान बनाने का प्रयास किया,
और एक आधुनिक पद्धति आई राजनीति विज्ञान के अध्ययन की। तो ये क्या है, इनमें क्या अंतर है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे इस यूनिट में। इसके बाद हम एक विचार देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया आधुनिक समय में, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको बहुत ज्यादा महत्व मिला, जिसका नाम है व्यवहारवाद। इसको बोलते हैं रियलिज्म। रियलिज्म, व्यवहारवाद क्या है? तो व्यवहारवाद ये था कि राजनीति, अब हमने राजनीति वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि राजनीति जो विषय है ना, ये कला बनकर ना रह जाए, ये कहानियां बनकर ना रह जाए, ये इतिहास बनकर ना रह जाए। तो राजनीति को वैज्ञानिक ढंग से हम पढ़ेंगे, राजनीति को वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक तरीके से बनाने का, विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया व्यवहारवाद में। और ये बोले कि हम मात्रात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम ये देखेंगे कि इस कोई सी लोकसभा सीट में कौन सी पार्टी जीतेगी ना, इसके लिए हम ना सर्वे कराएंगे, और उस लोकसभा सीट में अपने लोगों को भेजेंगे, सर्वे करेंगे और रिसर्च करेंगे, बहुत लोगों से मिलेंगे, और उसके बाद ना हम एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि इस पार्टी का जीतने की संभावना है। हम कमरे में बैठ के बात नहीं करेंगे। तो हम ना मात्रात्मक अध्ययन करेंगे, किसी भी चीज की मात्रात्मक अध्ययन करेंगे। दूसरा, सर्वेक्षण करेंगे और डेटा संग्रह करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि आप जाइए और डेटा संग्रह करिए। तीसरा, हम प्रयोग करेंगे और अनुमान लगाएंगे। तो ये सब बातें विज्ञान में होती है ना। तो व्यवहारवाद बोला कि हम ना राजनीति को विज्ञान बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बाद एक और विचारधारा आई। देखिए, जैसे मैंने आप अपने कोर्स इंट्रोडक्शन की जब शुरुआत की, उसी समय मैं आपसे बोला था कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी सत्य नहीं होता, परम सत्य नहीं होता कोई भी विचार। और हमारे विषय में ये माना जाता है कि एवरी नॉलेज इज प्रोस्पेक्टिव, आपका नजरिया है। तो जब व्यवहारवाद आया और कुछ सालों तक चला, 20 साल 30 साल चला, उसके बाद विचारकों ने उसमें भी कमियां निकाल ली और उसमें भी कमियां दिखने लगी। और एक नया विचार आया जिसको बोलते हैं उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट रियलिज्म। ठीक है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, सॉरी मैं, है ना, तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया। रियलिज्म यथार्थवाद होता है, बिहेवियरलिज्म, यहाँ भी मैं ऊपर जो बताया, रियलिज्म नहीं, बिहेवियरलिज्म, ठीक है, बिहेवियर्स का अध्ययन करते थे। तो उत्तर व्यवहारवाद में ना ये हुआ कि अब हम ना राजनीति विज्ञान को केवल विज्ञान मानकर अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि राजनीति विज्ञान एक समाज शास्त्र है, ये एक सोशल साइंस है, और इसको सोशल साइंस की तरह अध्ययन करेंगे। इसमें ना मात्रा के साथ साथ गुणों का भी महत्व होना चाहिए। इसमें केवल हम डेटा संग्रह नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम ना दार्शनिक सोच भी लाएंगे, दर्शन का भी इसमें उतना ही महत्व है जितना विज्ञान का। तो उत्तर व्यवहारवाद आया। और अभी तक राजनीति विज्ञान में अलग अलग विषयों को लेकर बहस चल रही है और पुस्तकें लिखी जा रही हैं। तो राजनीति विज्ञान क्या है, उसकी समझ विकसित करनी है ना। तो आपकी फर्स्ट सेम की जो सिलेबस है वो बहुत शानदार है। उसे आप अच्छे से समझेंगे तो राजनीति विज्ञान का आप कोर को पकड़ पाएंगे कि राजनीति विज्ञान कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो हम अपने आने वाली क्लासों में यूनिट 1 के टॉपिक, जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि यूनिट 1 में जो जो टॉपिक है, जैसे राजनीति विज्ञान है क्या, उसके अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे। और एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक, जितना हो पाए उतना हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू।